बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन दोनों के मसाइल की नौइयत अलग अलग है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम सबसे बड़ा एक मसला इस वक्त कहें तो वो यही है कि इमरान खान साहब की आज़ादी या वो जेल से बाहर निकल आए। इमरान खान साहब बाहर निकल आते हैं, तहरीक इंसाफ के मसले वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ छोटी मोटी डिवीजन, किसी जगह पे कोई किसी को किसी से शिकायत है तो वो सारे मामले लीडर खुद संभाल सकता है। और इमरान खान साहब के बाहर आने से बयानियां बनाना, एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाना, चीज़ों को कंट्रोल करना और पार्टी के अंदर दिलेरी और बहादुरी वापस आ जाना, ये सारी चीज़ें एकदम जुड़ जाएंगी। तो उनका वाहिद जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाए। अब उसके लिए उन्होंने जो पहली स्ट्रेटजी अब दी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ही सुबह के दिन में एक एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। सुबह असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी सतह के ऊपर यह एहतजाज होगा। स्ट्रेटजी इसलिए बनाई है कि एक जगह पे एहतजाज अगर हर शहर में करेंगे तो पुलिस जाएगी और वहां पे एक नया फसाद बन जाएगा, बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में जगह जगह रैलियां निकलेंगी तो फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी नहीं हो सकती, कारकुन भी जो है वो मुतहर्रिक रहेंगे और एक मौसर एहतजाज भी हो सकता है जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठेगी। तो तहरीक इंसाफ अपने सबसे बड़े मसले से निपटने के लिए, इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए, उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू किया हुआ है। PMLN के मसाइल क्या हैं या उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, वो इस वक्त हुकूमत में होने के बावजूद मसाइलिस्तान के अंदर घिरे हुए हैं। एक बड़ा मसला उनके लिए गवर्नेंस है। गवर्नेंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही और अव्वल तो उनको जो वज़रा चाहिए थे वही नहीं है, उनको कुछ तोहफे भी दिए गए हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि गवर्नेंस कैसे ठीक करें। शहबाज शरीफ को कोई तजुर्बा है नहीं, उन्हें कोई समझ आ नहीं रही। और जैसी गवर्नेंस उन्होंने पिछले 16 महीने में की, जब वो जबरदस्ती इख्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए हुकूमत को गिराने के बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के बाद, तो तब जो उन्होंने तबाही फेरी वो उसी का तसलसल आज भी लेकर चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, मरियम नवाज को पता कुछ नहीं है गवर्नेंस का। तो जो दो जगह पे इनकी हुकूमत बनी है उनका एक बड़ा मसला गवर्नेंस का है। दूसरा मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है कि मईशत जो कुछ ना कुछ ठीक हो गई थी या कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन कर रही थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही थी, फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे थे, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गए थे, आपका मुल्क जो है वो लगभग 6% के करीब तरक्की कर रहा था, ये सारी चीजें सस्टेन कर रही थी। लेकिन जब PDM की हुकूमत आई तब से लेकर अब तक मईशत एक दर्द सर बना हुआ है और ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए कि इमरान खान साहब ने अपने कुछ करीबी लोगों को बताया था कि जो तबाही इन्होंने फेर दी है और जिस जगह पे ये मुल्क को ले आए हैं, अगर हुकूमत बन भी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो एक लंबा वक्त लग जाएगा इन हालात को सिर्फ ठीक करने में। और मैं तो ये कहता हूं कि सालों का वक्त लगेगा। इमरान खान साहब सिर्फ इस मुल्क को ट्रैक पे डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। अगर इमरान खान की हुकूमत बने और वो मुल्क को एक ट्रैक पे डाल दे ना, सिर्फ अगले 10-20 साल के लिए एक ट्रैक पे डाल दें कि अब ये मुल्क ऐसे चलेगा, इस अंदाज में चलेगा, ये उसूल है जिनके ऊपर हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो इन चीजों के मुताबिक आगे बढ़ेगी। सिर्फ मुल्क को इस वक्त ट्रैक के ऊपर डाल दिया जाए और मुल्क की जान छुड़ा दी जाए उन तजर्बात से जो पाकिस्तान में पिछले 70-75 साल से हो रहे हैं, तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। मुल्क को ठीक करना, मईशत को बेहतर करना, ये अब एक लंबा काम है, कोई भी आकर जादू की छड़ी से ये कर नहीं पाएगा। एक बड़ा मसला PMLN का मकबूलियत का है। अवाम में उनकी मकबूलियत बिल्कुल जीरो है, वो बेचारे पब्लिक में जाने से ही डरते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई इशू हो जाता है, इसके बावजूद वो पब्लिक के बीच में जाने से घबराते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कैसे डीलों के नतीजे में अपनी मकबूलियत को जमीन बोस किया है ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। अब उनके पास मकबूलियत भी नहीं है और बयानिया भी कोई नहीं है। बयानिया उनका एक बहुत बड़ा मसला है, यानी उन्हें ये समझ नहीं आती, आधी पार्टी बयानिया दे रही है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, और रो रो के उन्होंने ट्वीटें भी की थी, रोते हुए उन्होंने एक दूसरे को ऑडियो मैसेजेस भी भेजे थे कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, यतीम हो गए, ऐसी बातें उन्होंने की थी। तो आधी पार्टी कहती है नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, आधी पार्टी कहती है धोखा नहीं हुआ। आधी पार्टी कहती है नवाज शरीफ को वजीर आजम बनना था, उन्होंने अखबारों में इश्तिहारात भी लगा दिए थे। आधी पार्टी कहती है उन्होंने बनना ही नहीं था। फिर एक और बयानिया जहां पे लड़ाई है, पार्टी के कुछ लोग कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुल्क से बाहर भिजवाया था, या एस्टैब्लिशमेंट कह लें, उन्होंने मुल्क से बाहर भिजवाया था। बाकी बंदे कहते हैं जी नहीं भिजवाया था। ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने भिजवाया था, एस्टैब्लिशमेंट ने भिजवाया था। राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी कह रहे हैं जी एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं भिजवाया था नवाज शरीफ साहब को। धांधली हुई है या नहीं हुई, इस पे भी रोला पड़ा हुआ है। पार्टी के जो लोग हार गए हैं और बाद लोग जो जीत भी गए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब धांधली बहुत हुई है, मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, हमारा नहीं था। और जो लोग इक्तदार में आकर बैठ गए हैं
اور وہ ढीठ बन गए हैं। वो ये कह रहे हैं जी धांधली बिल्कुल नहीं हुई, ये जेन्युइन इलेक्शन हुआ है, ठीक इलेक्शन हुआ है, पीएमएलएन वो कह रहे हैं जी जीत गई है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर पीएमएलएन में डिवाइड है। पीएमएलएन के कुछ लोग कह रहे थे जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन नहीं मांगी और वो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने कहा कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी और ना मिलने की सूरत में धमकी लगाई कि मैं फिर मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो आपको याद होगा हम ये बात करते थे कि एक एक्सटेंशन जो है उसके लिए कोशिश की जा रही है और उस वक्त कोई मानता नहीं था। तो आज इरफान सिद्दीकी साहब गवाही दे रहे हैं कि जब पीडीएम की सरकार बनी थी तो जनरल बाजवा ने बाकायदा धमकाने वाले अंदाज में एक्सटेंशन की डिमांड की थी और एक्सटेंशन ना मिलने की सूरत में मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दी थी। एक और कंफ्यूजन भी है बयानिया में, वो ये है कि मोहसिन नकवी और वजीर खजाना को अपनाना है, ओन करना है या ओन नहीं करना, पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करना है या नहीं करना, हुकूमत करनी भी है पूरी या नहीं करनी, वफाकी हुकूमत में रहना भी है या इसको छोड़कर भाग जाना है, इस पे भी वो बहुत ज्यादा डिवाइड है। मफामत करनी है या मुजामत करनी है, इसके ऊपर भी डिवाइड है। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ साहब तो इमरान खान साहब से कल भी बात करने के लिए तैयार थे और आज भी बात करने के लिए तैयार है। मैं स्टेटमेंट आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं इसके फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ मुल्क की खातिर कल भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए आमादा थे और आज भी हैं, और नवाज शरीफ ने 2014 में भी बात की थी और अब भी नवाज शरीफ बात करना चाहते थे और करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी तरफ से कोई है मामला। देखिए मामला ये है, नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं, वो एक पॉलिटिकल फिगर है और उनको जरूर बात करनी चाहिए और उनको दावत देनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि आओ बैठो मुल्क के मसाइल को हल करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने चोरी की है ना, चोरी का माल वापस करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि वोट पड़ा इमरान खान को, नवाज शरीफ ने जबरदस्ती सारा वोट छीन कर 2 नंबरी से फ्रॉड करके धोखा करके 5 साल के लिए अपनी हुकूमत बना ली। अब अपनी हुकूमत बना ली है, अब जिसके घर चोरी की है उसको कह रहे हैं कि आओ बैठो और बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। ये तो इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या इसको कहते हैं एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी, इसको ये कहते हैं। बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब पहले माफी मांगे कि जनाब इमरान खान साहब आपका मैंडेट है, मैं ये मैंडेट आपको वापस कर रहा हूं, मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार चुका हूं। साबिक वजीर आजम की बहनों को मारा जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गाड़ियों में डाला जा रहा है, आप उसके ऊपर कुछ बोलते ही नहीं, आपके लिए वो नॉन इश्यू है। क्या हम किसी बादशाह में रहते हैं कि ये बादशाह सलामत की फैमिली है, इनके बारे में कुछ होगा तो बहुत शोर मचेगा, और ये जो दूसरी फैमिली है ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके बारे में कुछ भी हो कोई बात ही नहीं करेगा। पूरे के पूरे टॉक शो कर दिए कि मीना फरीदी ने जुमला क्यों बोला। भाई ठीक है, जो गलत बात है वो गलत बात है, लेकिन यहां पे भी तो नजर करम करें, वो इधर भी तो ज्यादतियां हो रही हैं। इद्दत वाले केस के ऊपर तुम लोगों ने कितने प्रोग्राम किए मुजम्मत में कि ये घटिया केस क्यों किया गया, उसके ऊपर तो बिठा के पाकिस्तान टेलीविजन समेत पाकिस्तान का सारा टीवी जो है वो कभी मानिका की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता था, कभी जनाब वो ओन चौधरी की दिखाता था, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स बिठाए गए, उनकी ओपिनियंस ली जा रही हैं। वहां तो गंद उछालने के अंदर पाकिस्तान का सारा मीडिया और ये सारे दानिशवर ये इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे, वहां ये गंद मार रहे थे, और यहाँ पे कहते हैं जनाब इनको इखलाकियात याद आ जाती। तो ये गुज़िश्ता रात को जो हुआ इसके ऊपर इनकी इखलाकियात किधर है, कहां गई इनकी इखलाकियात। नाज़रीन, लंदन में भी साथ ये एहतजाज हुआ और बड़े पैमाने पे लोग आए। पिछले हफ्ते जब शहजाद अकबर साहब की क़यादत में वहां लंदन के अंदर एहतजाज हुआ और बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया, धरना दिया, बैठे रहे वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने, तो अगले दिन शहजाद अकबर साहब के ऊपर हमला करवा दिया गया, शहजाद अकबर साहब जख्मी हो गए। लेकिन अगले ही हफ्ते जब दोबारा एहतजाज हुआ, एहतजाज का दिन जब दोबारा आया तो शहजाद अकबर साहब फिर जाके लोगों के अंदर बैठे हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शहजाद अकबर ना कमजोर पड़ा और ना वो पीछे हटा। यानी ये चीज बताती है कि शहजाद अकबर की जुर्रत और उसकी कमिटमेंट का सबूत है ये बात कि वो जुर्रत में भी बेहतर है, उसकी कमिटमेंट भी बहुत है। नाज़रीन, एक तरफ ये हो रहा है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में जाता है, जो सलूक रखा जाता है वो आपके सामने। वजीर आला ने वजीर आला पंजाब को लेटर लिखा, स्पीकर ने वहां के स्पीकर को लेटर लिखा कि ये क्या बदतमीजी है जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे के साथ की गई, अवामी हुकूमत के साथ की गई। और दूसरी तरफ एक सूबे की वजीर आला एयरफोर्स के तैयारे के अंदर बैठ के खसूसी परवाज में अपने वालिद को लेकर अपने बेटे की शादी के मुबैना तौर पर कार्ड बांटती फिर रही है दुबई में। साफियों का यह कहना है कि वो अली डार के घर में रहती है, वहां पे जाके इसहाक डार के बेटे, वहां पे उनका कयाम, और वो कार्ड बांट रहे हैं, लोगों को मिलकर न्योता दे रहे हैं अपने बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी का। पहली शादी जुनैद सफदर साहब की हुई थी कतर में और वो शादी नाकाम हो गई। अब उसके बाद उनकी दूसरी शादी की जा रही है और वो बड़े चाव से जाके जो है कार्ड बांट रही है दुबई के अंदर, अपने वालिद को भी लेकर गई और पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
پاکستان ایئر فورس کی خصوصی پرواز، خصوصی طیارہ، وہ جنید صفدر کی شادی کے کارڈ بانٹنے میں لگا ہوا۔ اندازہ کریں ناظرین کیا صورتحال ہے۔ غریب آدمی کے لیے قانون یہ ہے کہ 10 بجے کے 2 منٹ ہو گئے نا تو ہم آپ کے ہال کی لائٹیں بند کر دیں گے، آپ کو جرمانے کر دیں گے۔ غریب آدمی کے اوپر ایک کے بعد ایک پابندی، ایک کے بعد ایک پابندی۔ حکمرانوں کے بچے کی شادی ہے تو کارڈ بانٹنے ایئر فورس 1 کا طیارہ جائے گا، خصوصی طیارہ جائے گا۔ یہ جناب پاکستان کے حالات ہیں، اور یہ پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کے اندر بیٹھ کے رپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی ان کے خاتمے کی، ان کی سیاست کے خاتمے کی خواہش میں یہ نظام آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ میں کچھ چیزیں آج اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1 تو یہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن اس کی عملی تصویر اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے حکمران ہے، یا خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا میں نام لے کر کہوں تو عاصم منیر صاحب اس کی عملی تصویر ہے۔ بظاہر اداروں پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر کے عاصم منیر صاحب بے فکری سے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں، مگر ان کے نیچے جو سٹیج ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے پلرز انتہائی کمزور ہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں اوپر سے دیکھنے میں سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ انہوں نے جادوگروں کو کہا یا نجومی ٹائپ کے لوگ جو آتے ہیں کہ نئے سال پہ کوئی بھی پیشن گوئی عاصم منیر کے خلاف نہیں ہوگی۔ بہت سارے اکانومسٹ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ کچھ بھی کہیں، بے شک معیشت کو برا کہیں، لیکن یہ امید ضرور رکھیں کہ عاصم منیر صاحب اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ اور ہر معیشت دان جو جب بھی کوئی بات کرتا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ایڈ کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا لیکن پوری تحریر آپ پڑھیں تو ہر ایک کو یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں کہ عاصم منیر اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہ ایک جعلی ہوپ دلا رہے ہیں، ایک جعلی امید لوگوں کو، جال سازی کر رہے ہیں نا۔ حکومت بھی جال سازی کر کے بنائی ہے، سیٹوں پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے، آئین میں ترمیم بھی جال سازی کر کے کی ہے، استثنا بھی جال سازی کر کے لیا ہے، اور پھر دوبارہ سے پورے نظام پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے۔ لیکن یہ جس سٹیج پہ اس وقت موجود ہے نا، ان کے نیچے سے سارے پلر کھوکھلے ہو گئے اور یہ کسی وقت بھی دھڑم سے گر جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے یہ بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن جن چیزوں پہ ان کا تکیہ ہے یا جس کو یہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں وہی ان کی کمزوری ہے۔ مثال کے طور پہ معیشت، اب یہ تو کہتے ہیں کہ معیشت کو ہم بہتر کر لیں گے، لیکن اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو پاکستان کی معیشت کو تاریخی تباہی کی طرف دھکیلا عاصم منیر اور شہباز شریف نے مل کر۔ پاکستان کی معیشت کبھی بھی اتنی بری نہیں تھی جتنی آج کی تاریخ میں بری ہے، اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا، سارے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جن کے گھر میں دانے ہیں، جن کو اچھے پیسے مل رہے ہیں یا سرکار جن کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہے، انہیں میری بات بری لگے گی، لیکن ایک عام پاکستانی کے پاس جائیں تو آپ کو ہر کسان بتائے گا کہ اس کو کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس کو اب ہو گیا۔ آپ کسی بھی تاجر کے پاس جائیں وہ کہے گا کاروبار چل ہی نہیں رہا، سردیوں کی شاپنگ لوگوں نے 70% کم کی ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کے 2-3 دہائیوں کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے، سرمایہ کاری 51 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ اتنی کم سرمایہ کاری پاکستان میں کبھی نہیں آئی جتنی اب آ رہی ہے۔ پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگے جتنی بڑی تعداد میں اب بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، بہت سارے اور جو ٹیکنیکل شعبے ان میں کام کرنے والے لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ اب ہو رہا ہے۔ تو ایک آپ یاد رکھیں کہ معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مہنگائی اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی، غربت اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی۔ 45% پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب نے مل کر۔ اب یہ معیشت داروں سے کہلوائیں گے کہ جناب، اور کہلوا بھی رہے ہیں کہ جناب آنے والے دن میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن ہونی نہیں ہے کیونکہ یہ گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب تک ان کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 3 سال پہلے عاصم منیر نے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، 3 سال انہوں نے گزار دیے، 4تھا سال ان کا شروع ہے اور معیشت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ تو ایک تو ہو گیا معیشت، دوسرا ہو گیا عوامی اعتماد کا فقدان۔ عوام کو بھروسہ ہی نہیں ہے، لوگ اپنا پیسہ نکال کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ دبئی میں کبھی اتنا پاکستانیوں کا پیسہ نہیں گیا جتنا پیسہ ان سالوں میں دبئی میں پہنچ گیا۔ لوگ سعودی عرب اپنا پیسہ لے کر جا رہے ہیں، لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، اپنے کاروبار پاکستان میں بند کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، نا انصافی کے ساتھ عدلیہ کو کنٹرول کر کے، اداروں کو قابو کر کے نظام نہیں چلایا جا سکتا۔ تو لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، لوگ سرمایہ کاری کرنے کی بجائے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں، لوگ پلاٹ اور زمینیں خریدنے کی بجائے زمینیں اور پلاٹس بیچ رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ایک عوام کے اعتماد کا فقدان ہے۔ جب تک عاصم منیر صاحب رہیں گے، شہباز شریف صاحب رہیں گے، پاکستانیوں کو ان پہ بھروسہ نہیں رہے گا۔ ان کا لڑائی والا کام ہے، لڑائی والے کام میں اگر یہ کبھی جائیں تو پاکستانی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن معیشت ان کا کام نہیں ہے۔